नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो नई दिल्ली हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख प्रकट किया, शोक जताया। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही साथ उन्होंने ईश्वर से कामना की कि शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उधर देहरादून में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों के लिए महाभोज का आयोजन होगा। राज्य के खेल मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर विभाग द्वारा विशेष महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में खेल विभाग खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेगा और खेलों का आयोजन अलग अलग जगह पर होने से राज्य के खिलाड़ियों का आपस में परिचय नहीं हो पाया है। इसको देखते हुए भी विशेष महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के लिए जल्द ही आयोजन स्थल और तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए इस महाभोज का आयोजन होगा, जहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अलग अलग जगहों पर होने की वजह से खिलाड़ियों का परिचय भी आपस में नहीं हो पाया है। तो इस वजह से इस महाभोज का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों का परिचय भी एक दूसरे के साथ होगा। साथ ही साथ खिलाड़ियों को सम्मानित भी यहां पर किया जाएगा। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो व्यापारी 31 मार्च तक अपना पूरा टैक्स जमा कर देगा उसे पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसका फायदा लेने के लिए SPL 01 और SPL 02 फॉर्म भरना होगा। वित्त मंत्री टैक्स कलेक्शन और जन जागरूकता अभियान संबंधित कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को ये छूट 31 मार्च तक ही मिलेगी। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व जमा करना है, जिसके लिए सरकार समय समय पर कर जमा कराओ, इनाम पाओ जैसे कार्यक्रम भी करती रहती है। तो 31 मार्च तक पूरा टैक्स जमा किया जा सकता है, जिस पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी यहाँ पर नहीं देनी होगी। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर राज्य कर विभाग उत्तराखंड की तरफ से लिया गया है। तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं, जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है, तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। उधर देहरादून के मेयर और नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना और उद्घाटन किया। इस वॉर रूम के जरिए कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान मात्र 1 घंटे में किया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र को सब जोन्स में बांटा जाएगा। तो मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। साफ सफाई रखने वाले घरों में स्वच्छता प्रहरी के बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि आसपास के लोगों को प्रेरणा मिल सके। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां की जा रही हैं और इस क्रम में लगातार ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की गई है और यहाँ पर बेसिकली जितने भी हमारे, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रत्यक्ष जो साफ़ सफाई है शहर की, उस पर अधिक वेटेज दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं नगर निगम के और विभिन्न पटलों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन सभी को
जोन आवंटित करते हुए लगातार उनके द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साइट ना हो जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाए, और यदि ऐसा कोई स्पॉट मिलता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करते हुए विदिन 1 आवर के टाइम फ्रेम। उधर उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसको लेकर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। स्मार्ट मीटर पूरी तरह पोस्टपेड है, ये प्रीपेड नहीं है। अगर आपको बता दें कि उपभोक्ता अपनी मर्जी से प्रीपेड चाहता है तो उसके यहाँ प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने से किसी प्रकार की रीडिंग में छेड़खानी नहीं होगी। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों में कई प्रकार की शंकाएं और भ्रांतियां थी, उसको दूर करना विभाग के दायित्व था। उसके तहत हमने आज कुछ शंकाओं को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सबसे पहले तो ये है कि स्मार्ट मीटर लगने से आपके बिल में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं आने वाली है, क्योंकि स्मार्ट मीटर तो एक ऑर्डिनरी मीटर की तरह ही काम करेगा। बल्कि मीटर रीडिंग करने वाले आदमी की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी वो उनकी मैनुअल एरर की वजह से हो या मिसचीफ की वजह से हो, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा, ये आपका मोबाइल ऐप भी इसमें बनाया हुआ है, उसके माध्यम से आप डेली का आपका जो खपत है विद्युत का, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो अगली खबर चमोली से है, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के स्थायी विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर है। वहीं जिलाधिकारी विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा भी कर रहे हैं। जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का ढांचागत विकास पर सीएम जोर दे रहे हैं। विकास कार्यों को तेज करने के लिए गैरसैंण में खाली उप जिलाधिकारी के पद पर नई तैनाती की गई है। तो गैरसैंण में नए एसडीएम की तैनाती यहां पर कर दी गई है। गैरसैंण के विकास के लिए सीएम सक्रिय यहां दिखाई पड़ रहे हैं। तो नए एसडीएम की तैनाती यहां पर की गई है। विकास कार्यों की डीएम ने समीक्षा भी की है। उधर देहरादून में अनाथ, असहाय और गरीब लड़कियों के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत इन्हें उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। आज इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसमें 7 लड़कियों को 2,44,731 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। इसमें बीएससी, स्नातक, पीएचडी और कौशल प्रशिक्षण की पढ़ाई कर रही लड़कियां शामिल हैं। देखिए, हमारी रियल लाइफ की नंदा सुनंदा देवी ऐसी बालिकाएं ही हैं जो डिसएडवांटेज्ड हैं, वीकर सेक्शन से हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे फैमिली ट्रेजेडी की वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से। आज जहाँ पे हमारे डेमोग्राफिक कंपोजिशन का 50% गर्ल्स और फीमेल्स हैं और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी बालिकाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ें और जो उनके एम्बिशंस हैं, उन एम्बिशंस को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करें। उधर हरिद्वार में जन विकास मंच ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपा। मंच ने द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों का पैसा वापस नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। जन विकास मंच ने ज्ञापन में बताया कि समिति के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों से पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन 29 अक्टूबर 2024 से समिति को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे निवेशकों में पैसों के डूबने का डर बना हुआ है। ये मामला सर, ये हाँ LUCC नाम की कंपनी सोसाइटी थी, तो मतलब जो हम काफ़ी टाइम से हम लोग इसमें काम कर रहे थे। मुझे लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं। तो अब तक हम लोगों ने किया था इसमें काम, तो इसमें लोगों का पैसा मिला भी था लोगों को, तो हमने और भरोसे से इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और उसी के चलते मैंने लोगों को भी, हम लोगों को भी जोड़ा और आज सोसाइटी कह रही कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ज्ञापन हमने श्रीमान जो सहकारिता मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम प्रेषित किया है, जिसमें LUCC कंपनी द्वारा जो है लाखों निवेशकों का
लगभग 600-700 करोड़ के आसपास निम्न स्तर के जो एजेंट हैं और जो इसके कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उनके विरुद्ध ही कार्रवाई संचालित हो रही है, जबकि होना चाहिए कि जो इसके जो सीएमडी हैं, जो इसके चेयरपर्सन हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के जो सुपर उस पर जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसी की मांग को लेकर के हमने जो है अभी, क्योंकि ये तहसील स्तर पे कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी चल रहे हैं, तो ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। और हमारी मांग इसमें यह है कि ईडी और जो है सीबीआई और जो इससे संबंधित जो है इकोनॉमिक ऑफेंस देखने वाली एजेंसी है वो जो है इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि निवेशकों को पैसा। आगे की रणनीति हर तहसील स्तर पे हमारे प्रदर्शन चलेंगे और जो भी कोई अगर समस्या आती है उसके लिए हम पूरी तरह से, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और बाकी अभी जो है हम हो सकता है कि जो हमारे कानूनी विकल्प है। वहीं उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में जंगल की आग से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्लॉक सभागार में वनाग्नि सुरक्षा के लिए सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को जंगलों की आग से सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। वहीं वनों में आग से सुरक्षा के लिए ग्रामीणों के सुझाव लिए गए, साथ ही मौजूद लोगों को जंगलों की आग से सुरक्षा के लिए शपथ भी दिलाई गई। बैठक में गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क के कर्मचारियों समेत कई अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। तो हरिद्वार में पुलिस मुख्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में आगामी शारदीय कांवड़ यात्रा की तैयारियों, महिला और बाल अपराधों के जल्द निपटारे, नशा मुक्ति अभियान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन, होटल ढाबों की सख्त निगरानी और नशा तस्करी पर कड़ी रोक लगाने की योजना बनाई है। साथ ही महिला अपराधों में बिना देरी के कार्रवाई, बैंक और बाजारों में सुरक्षा बढ़ाने और लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर जोर दिए जाने की योजना बनाई है। बता दें कि गोष्ठी में आला अधिकारियों के साथ जिले के सभी पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। उधर उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। वहीं वन विभाग ने जंगल में लगने वाली आग से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वन विभाग के मुताबिक फायर वॉचर का चिन्हीकरण कर लिया गया है। इसके साथ ही 1200 कर्मचारियों की नई भर्ती कर ली गई है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा मित्रों की भी मदद ली जाएगी। तो फायर सीजन में जैसे अब 15 तारीख से हमारा सत्र शुरू होगा, तो लोग अभी डिविजन्स में जो है फायर वॉचर्स का चिन्हीकरण कर लिया गया है और अभी हम लोग 15 तारीख से फायर वॉचर्स को योजित करेंगे। स्थानीय जो ग्रामीण हैं वहीं से ही, ग्रामों से ही फायर वॉचर्स देते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे अपने जो है कुछ पिछले साल में, हम एक साल की बात करें तो करीब 1200 से अधिक नव अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर जो है वो हमारी सेवा में आए हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। तो ये 1200 का ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड हुआ है। और कुछ जो आपदा प्रबंधन विभाग ने जो आपदा मित्र विकसित किए हैं उनको भी हम लोग इस बार योजित करेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे हमारा शीतला खेत मॉडल चल रहा है, जहाँ पे जो वनाग्नि प्रबंधन समिति है वही एक प्राइमरी रिस्पॉन्डर बना हुआ है। उधर उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। देहरादून समेत कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं भी धूप नहीं निकली है। इससे ठंड में इजाफा हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि रविवार को भी कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 19 और 20 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। बता दें कि अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में कुछ गिरावट और बढ़ सकती है। उधर उत्तरकाशी में बुरांस का फूल समय से पहले खिलने लगा है। अमूमन ये बुरांस मार्च महीने में खिल जाते थे। मौसम परिवर्तन होने से जलवायु पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और 15 डिग्री के करीब होने पर बुरांस का फूल खिलना शुरू होता है। दिसंबर और जनवरी महीने में जमकर बर्फबारी और बारिश न होने के कारण इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर भी पड़ने लगा है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला बुरांस आमतौर पर मौसम परिवर्तन होने के कारण
पहले ही खिल गया है। तो समय से पहले बुरांस के फूल खिलने लगे हैं और इसका साफ तौर पर यही मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा मौसम में बदलाव होने के चलते अब इसका असर पेड़ पौधों पर भी पड़ने लगा है। तो मौसम बदलने से जलवायु पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है और इसी वजह से अब बुरांस के फूल भी समय से पहले खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो समय से पहले बुरांस के फूल खिलने लगे हैं। मौसम में 2 महीने आगे और पीछे का अंतर आ गया है, जिसके कारण से हिमालय में जो बहुत महत्वपूर्ण फूल, बहुत ही सजावटी, सुंदर और देखने में बहुत ही मनोरम, हिमालय की तरफ खींचने वाला, बहुत आकर्षणीय बुरांस का फूल 2 महीने पहले फूलने लग गया है। आमतौर पर बुरांस का फूल जो है जब शिवरात्रि आती है तो उसके बाद ही फूलता है। उसी दौरान जो है वो छोटे छोटे फूल के रूप में जन्म लेता है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो तो दिसंबर से ही फूलना शुरू हो गया है। उधर देवभूमि में सीएम धामी की कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं से लेकर कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता भी बयानबाजी कर रहे हैं। इस खबर में क्या है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम धामी की कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। राजनीतिक गलियारों में गर्म चर्चाओं का बाजार। बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ताओं में छिड़ी तकरार। मंत्रिमंडल में कुल खाली पदों की संख्या हुई 4। देवभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी मंत्रिमंडल में खाली मंत्रालयों के लिए जल्दी ही मंत्रियों को विभाग आवंटित हो सकते हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है, इन प्रक्रियाओं पर जल्दी ही केंद्र और राज्य सरकार फैसला करेगी कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा और किसे निकाला जाएगा। हालांकि मार्च 2022 में जब सीएम धामी ने शपथ ली थी तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद खाली रखे गए थे। इस बीच कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के कारण एक और मंत्री पद खाली हो गया था। वैसे संवैधानिक बाध्यता के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ही हो सकते हैं। देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी और क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस प्रक्रिया पे लगातार काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। धामी कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल में पहले से खाली है 3 पद। चंदन राम दास के निधन से एक और पद खाली। मंत्रिमंडल में कुल 12 मंत्री होने का प्रावधान। कैबिनेट विस्तार से सभी वर्गों को साधने की कोशिश। हालांकि सीएम धामी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार में होने वाले फैसलों पर तो बीजेपी का एक अधिकार है, लेकिन भारत में विपक्ष की भूमिका तो कुछ अलग ही हो जाती है। सीएम धामी के कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा, कैबिनेट विस्तार पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन धामी सरकार कैबिनेट विस्तार पर निर्णय ही नहीं ले सकती है। देखिए, कैबिनेट विस्तार की बात आज से नहीं हो रही है। मुझे लगता है धामी जी इस बारे में चर्चाएं जो है बहुत गर्म पिछले बार भी थी, लेकिन 2 पद जो है खाली हैं कैबिनेट में, उसके बावजूद धामी जी के पास इतनी भी पावर नहीं है, नज़र आ रही है कि वो अपने जो है कैबिनेट का विस्तार भी कर सके और जो पद खाली हैं उन पे अपने पसंद के लोगों को ले सके और जिनके पास अधिक भार है उनका जो भार है वो कम करने का कार्य कर सके। दूसरी बात, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जनता उनके कार्यों से खुश नहीं है और अभी उसका परिणाम आपने निगम और निकाय चुनाव में भी देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मंत्री खुद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने पसंद के लोगों को नहीं ला पा रहे हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि धामी जी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता दिल्ली से चल रही है और दिल्ली वाले ही वहां बैठ के तय कर रहे हैं कि किसको आपको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है, किसको रखना है और किसको नहीं रखना है।
अब देखना ये है कि पहले से खाली पड़े 3 मंत्रालयों और मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली चौथे मंत्रालय के लिए सीएम धामी ने कोई फैसला किया है या ये चर्चा केवल चर्चा का ही रूप लेकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।